मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज का अपना टॉपिक है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना है, इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, ठीक है। अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है और अर्थात मतलब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो संभावना व्यक्त कैसे की जाती है ये देखें एक उदाहरण के साथ। मैं आपको उदाहरण दे रही हूं, नेत्र मानो कमल है, मान लिया गया, ठीक है। मान लिया कि नेत्र क्या है, कमल है। तो ये संभावना व्यक्त करने के लिए कोई शब्द आएंगे इसमें। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त करने के लिए कुछ एक शब्द दिए होंगे जिससे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने में बिल्कुल भी भूल नहीं होगी। तो वो कौन कौन से हैं देखें। संभावना व्यक्त करने के लिए शब्द मनु, मानो, मनहु, जनो, जानो, ज्यों, ये कुछ एक शब्द होंगे जिनसे उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने में कहीं मुश्किल नहीं आएगी। और देखिए उदाहरण, अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। देखें कि अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत हैं। ऐसा लगता है मानो अनगिनत मोती हैं, वो तारे नहीं हैं, अनगिनत मोती हैं, ठीक है। आ गया समझ में। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके भेद हैं तीन। कितने भेद हैं? तीन। तो देखेंगे कौन कौन से भेद हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा का सिंपल बिल्कुल जो उत्प्रेक्षा के उदाहरण करवाए हैं या जो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दी है वो ही किसकी परिभाषा होगी, वस्तु उत्प्रेक्षा की होगी। इसमें क्या है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। तो देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, ज्यों बड़े हीरे में गोल नीलम है जड़े। ऐसा लगता है मानो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें देखकर ऐसा लगता है मानो कि इनमें नीलम जड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शब्द आ गया, ज्यों, ज्यों वाचक शब्द आ गया। देखते ही क्या कर दोगे आप, वस्तु उत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा अलंकार कर दोगे। एक और उदाहरण वस्तु उत्प्रेक्षा का कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है। मेघ आए बन ठन के संवर के, ये 9th क्लास में पोइम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। उसमें एक लाइन है, पाहुन ज्यों आए हूँ गांव के शहर में, पाहुन ज्यों आए हूँ गांव के शहर में। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि हेतु, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण। कारण नहीं है फिर भी उसे क्या मान लिया गया, कारण मान लिया गया कि वो चीज कारण नहीं है लेकिन उसको कारण मान लिया गया। अहेतु में हेतु की संभावना कर ली गई, ठीक है। कारण नहीं है लेकिन कारण मान लिया गया, वहां कौन सा अलंकार होगा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण देखें, मनहु कठिन आंगन चली, ताते राते पाँव, ताते राते पाँव, कि नायिका के पाँव, नायिका जो है सुंदर युवती है, उसके जो पाँव हैं वो स्वाभाविक रूप से ही लाल हैं। वो क्या है,
स्वाभाविक रूप से ही लाल हैं, लेकिन उसके लाल होने का कारण क्या बता दिया गया कि वो पथरीले आंगन पे चली है, इसलिए उसके पांव क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। जबकि आंगन कारण नहीं है, उसको क्या मान लिया गया, कारण मान लिया गया, है ना, क्योंकि उसके तो स्वाभाविक रूप से ही वो काम स्वाभाविक रूप से हो रहा है, लेकिन उसको कारण मान लिया गया है। एक उदाहरण और देखेंगे इसमें। देख विकलता मेरी, देख विकलता मेरी, विधु भी पीला पड़ गया सखी, पड़ गया सखी। देख विकलता कि एक नायिका जो है वो अपनी सखी से क्या कह रही है कि मेरी व्याकुलता को देखकर चांद भी क्या है, पीला पड़ गया है। जबकि चांद जब छिपता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्वाभाविक रूप से उसका रंग हो जाता है पीला। देखा होगा आपने ना, एकदम संतरा सा ऑरेंज से कलर का हो जाएगा जब चांद छिपता है, ठीक है। तो लेकिन नायिका क्या कह रही है, नायिका कह रही है कि मेरी व्याकुलता को देखकर चांद क्या पड़ गया है, पीला पड़ गया है। जबकि ये कारण नहीं है, चांद का पीला पड़ना तो क्या है, स्वाभाविक ही है, ठीक है। आगे हम करेंगे फलोत्प्रेक्षा। अब देखें फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मैंने हेतुत्प्रेक्षा में बताया था ना कि जहां पर कारण नहीं है वहां कारण मान लिया गया, हेतुत्प्रेक्षा में होगा ये, ठीक है। फलोत्प्रेक्षा में कहा क्या होगा, जहां फल प्राप्ति के लिए कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन वो मान लिया गया कि ये फल प्राप्ति के लिए कार्य हो रहा है, अर्थात उस उद्देश्य के लिए कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन उसको उद्देश्य मान लिया गया है। उदाहरण देखिए, तब मुख समता लेहन को जल सेवत जल जात। तब मुख समता लेहन को जल सेवत जल जात। जल जात अर्थात कमल की सखी कह रही है नायिका को, नायिका इतनी सुंदर है, वो उसको कह रही है कि तुम्हारी समानता प्राप्त करने के लिए, कि जैसी तुम सुंदर हो, कमल भी तुम्हारे जितना ही सुंदर बनने के लिए एक डंडी पे खड़ा होकर जल जात अर्थात वो कमल नाल जो होती है ना, कमल नाल जिस पर लंबी एकदम एक डंडी होती है, उसके बाद कमल खिलता है, तो उस डंडी पर वो तपस्या कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, कमल तो स्वाभाविक रूप से खिलता है, वो युवती के या नायिका की सुंदरता की समानता लेना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कमल है वो खिल रहा है, ठीक है, वो तपस्या कर रहा है। एक उदाहरण और देखें, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चुमन आकाश। ताड़ का पेड़ देखा है आपने, खूब लंबा होता है, एकदम लंबा खूब। तो क्या कर दिया गया, क्या कह दिया गया कि ताड़ का पेड़ जो है वो आकाश को चूमने की खातिर लंबा होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो उसको चूमना चाहता है, जबकि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो लंबा ही होता जाता है, उसको फल नहीं है, लेकिन क्या कर लिया गया, फल मान लिया गया। अब देखना ये है कि हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में अंतर क्या है। देखेंगे हम कि हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में अंतर। चीज ध्यान में रखनी है कि प्रश्न करेंगे हम हेतु उत्प्रेक्षा
और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? मैं यहाँ पर दोनों का एक एक उदाहरण लिख देती हूँ, जो भी करवाए हैं वही लिख देती हूँ। मानो कठिन आंगन चली, ताते राते पाँव, ताते राते पाँव। ये उदाहरण देखें। बढ़त ताड़ को पेड़ ज्यों, यह मनु चूमन आकाश। ठीक है, अब देखना ये है कि दोनों में अंतर क्या है। प्रश्न क्या करना है कि क्या फल प्राप्ति के लिए क्या कार्य हो रहा है? फल प्राप्ति के लिए कार्य हो रहा है। ठीक है, प्रश्न कर दिया। यदि उत्तर आए कि फल प्राप्ति के लिए कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पे हेतु उत्प्रेक्षा, और फल ऐसा लगे कि फल प्राप्ति के लिए कार्य हो रहा है, वहां क्या होगा? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाँव, कि जो कठिन आंगन है अर्थात ऊबड़ खाबड़ जो जमीन है उस पर चलने से नायिका के पांव जो है वो क्या हो गए हैं? लाल हो गए हैं। तो क्या इसमें कोई फल की प्राप्ति के लिए कार्य हो रहा है कि नायिका फल की प्राप्ति के लिए कठिन आंगन पर चल रही है? उत्तर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसको देखिए, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश, कि ताड़ का पेड़ क्यों बढ़ रहा है? तो आ गया उत्तर, आकाश को चूमने के लिए। ठीक है, ये तो एक आपको मैं बता रही हूँ कि दोनों में अंतर पता करना है, जबकि होता नहीं है ये मैंने आपको पहले बता दिया। सिर्फ अंतर प्राप्त करने के लिए हमें ये प्रश्न करना होगा कि क्या फल की प्राप्ति के लिए कार्य हो रहा है? तो हो रहा है तो वहां फलोत्प्रेक्षा, फल प्राप्ति के लिए कार्य नहीं हो रहा है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब देखें, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक तीनों में उपमा अलंकार। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ रूपक अलंकार। देखें तीनों की परिभाषा पहले तो। उपमा अलंकार क्या की जाती है? तुलना। ठीक है, उत्प्रेक्षा में संभावना, उपमा में तुलना, उत्प्रेक्षा में संभावना, और रूपक में क्या होगा? अभेदात्मक आरोप। ठीक है, कोई भेद नहीं किया जाता। मैंने कल भी बताया था कि ये मान लीजिए कि ये कमल है, ये मुख है, तो ये उपमा अलंकार, मुख कमल के समान है तो उपमा अलंकार। ठीक है, फिर देखिए फूल यहीं पड़ा है और ये मुख यहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मुख मानो कमल है, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन रूपक अलंकार आते ही दोनों क्या हो जाएगा? एक मान लिया गया, आरोप कर दिया गया, अभेदात्मक, कोई भेद नहीं रखा गया। तो आ गया समझ में? इसके एक एक उदाहरण दे रही हूं मैं। देखिए, मुख कमल के समान है। ठीक है, उत्प्रेक्षा का उदाहरण देखिए, मुख मानो कमल है। ठीक है, और रूपक का उदाहरण मुख कमल है, कोई भेद नहीं रखा। ये है तीनों में अंतर। मुख कमल के समान है,
मानो कमल है उत्प्रेक्षा अलंकार और मुख कमल है, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो ये हो गई आज के अपने उत्प्रेक्षा अलंकार। कल हम फिर से एक नई वीडियो के साथ नए अलंकारों के साथ मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।